हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट फॉर रजिस्टर। आज अपन देखेंगे वही फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर इंडक्टर। यहाँ देखना, ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस अपन ने ऐसी वोल्टेज अप्लाई किया। जो ऐसी वोल्टेज है उस ऐसी वोल्टेज की वैल्यू अपन हमेशा कंसिडर करते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस ऐसी वोल्टेज के लिए अपन को करंट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी। अब रजिस्टर में तो डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। इंडक्टर के लिए फैराडे लॉ अप्लाई होता है, और फैराडे लॉ में वोल्टेज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। ये वोल्टेज है इंडक्टर के लिए। यहाँ से करंट कैलकुलेट करनी है तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी अपॉन एल। तो डी आई इक्वल टू वी अपॉन एल डी टी। ये डी आई है, इस डी आई से आई कैलकुलेट करना है तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वी अपॉन एल डी टी। वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। V naught and L constant inductance, then V naught upon L sin omega t dt। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से अपन जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, देन माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन में अपॉन ओमेगा। तो ये आ गया यहाँ पे आई इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अब देखना, जैसे यहाँ पे ये ऐसी सिग्नल है, साइन के साथ एम्पलीट्यूड आया, वोल्टेज के लिए एम्पलीट्यूड अपन ने कंसिडर किया वी नॉट, वैसे ही कॉस के साथ एम्पलीट्यूड आएगा और करंट के लिए अपन एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे आई नॉट। तो यहाँ पे ये लेट वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इक्वल टू आई नॉट। यहाँ पे पुट करेंगे इसको इक्वेशन 2 में, देन आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन 3। बट देखना, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में करंट है, तो यहाँ से फेज डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है। तो अगर इसको भी अपने जो वोल्टेज अप्लाई किया तो साइन के फॉर्म में बनाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से अपन जानते हैं माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, देन माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इस माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अपन इक्वेशन 3 में पुट करें तो इक्वेशन 3 में पुट करने पर अपने पास आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। जैसे यहाँ पर थीटा है, थीटा माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी तो माइनस में, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आ गई। तो यहाँ से क्लियर अपन को पता चल रहा है, जैसे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये सिग्नल अप्लाई था और यहाँ पर आया अपने पास डेरिवेशन से आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
तो क्लियर यहाँ पे फेज डिफरेंस शो हो रहा है। यहाँ पे करंट वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे है, पीछे मतलब लेग करना। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव मतलब आगे, तो आगे को उसको बोलते हैं लीड। जैसे यहाँ से क्लियर पता लग रहा है वोल्टेज है, वोल्टेज को लेग करिए करंट π/2 से, और वोल्टेज को करंट लेग करिए π/2 से, तो वोल्टेज लीड करेगा करंट को π/2 से। तो अपन यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, I लेगिंग V बाय π/2, और इसका अपोजिट V लीडिंग I बाय π/2। वोल्टेज आ गया, करंट आ गई। अब पावर कैलकुलेट करें। पावर होता है P इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, देन P इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वैल्यू ऑफ I यहाँ से पुट कर देते हैं। वो इसको भी पुट करेंगे तब भी ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी, देन यहाँ पे फॉर्म हुआ माइनस V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से अपन जानते हैं 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ये बनेगा साइन 2a। तो यहां से साइन ए कोस ए क्या हुआ, साइन 2a अपॉन 2। तो जैसे यहाँ पे अपन ने एंगल ए लिया तो साइन 2a अपॉन 2, वैसे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं पावर को माइनस V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। दिस इज पावर। पावर के बाद अगर एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो एवरेज पावर का फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर्स में भी कैलकुलेट किया है, 0 टू टी पी डी टी अपॉन 0 टू टी डी टी। इस पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पी की वैल्यू पुट करने पर फॉर्म बनेगी पी एवरेज 0 टू टी पी की वैल्यू माइनस V नॉट I नॉट साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 अपॉन डी टी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ही ली थी, टी लिमिट में पुट करेंगे 0 टू टी, कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, पी एवरेज माइनस V नॉट I नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0। ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट आएगी 0, ये 0 पर को डायरेक्ट याद रखना है, माइनस V नॉट I नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन टी, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सो इंडक्टर के लिए जो एवरेज पावर कैलकुलेट होके आई वो आएगी 0। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं व्हाट इज द एवरेज पावर फॉर इंडक्टर। अब पावर भी कैलकुलेट होगी, करंट आ गया, वोल्टेज आ गया। अब इंडक्टर के लिए अगर अपन को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देखना अपन ने कंसिडर किया था I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा एल। अगर अपन देखें ओम्स लॉ से तो ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो करंट के प्लेस पे करंट, वोल्टेज के प्लेस पे वोल्टेज,
बट रेजिस्टेंस के प्लेस पे क्या है, ओमेगा एल। तो ये जो ओमेगा एल है ये एक टाइप से रेजिस्टेंस ही है। किसका रेजिस्टेंस, इंडक्टर का। और ये डिपेंड कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर भी पढ़ेंगे अपन। तो इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऐसी वोल्टेज और करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते ही हैं। तो इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। तो यहाँ पर हो गया एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। सो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। अगर कर्व प्लॉट करें रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ देखना ये अपन को मिलेगा एफ एक्सएल। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस। बाकी जो है टर्म्स है 2 पाई एल ये कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनली कर्व है। जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है और कंडक्टेंस करंट का फ्लो करवाने में फेवर करता है। तो वैसे ही जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका जो इनवर्स होगा एस एल, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस एक तरह से कंडक्टेंस के जैसे ही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। अपन देखेंगे इंडक्टर के लिए वोल्टेज एंड जो करंट है इसके बीच में जो फेज डिफरेंस आया तो उसका फेजर डायग्राम एंड वेवफॉर्म। तो अगर अपन यहाँ पर वेवफॉर्म देखें तो वोल्टेज तो है तो अपने पास V नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करंट लीड कर रही है 90 डिग्री एंगल पीछे। तो वेवफॉर्म जो बनेगी तो हमेशा जो करंट है करंट वोल्टेज से लेस ही होगी एम्पलीट्यूड में। आई नॉट आई था अपने पास वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। वी नॉट में ओमेगा एल डिवाइड हो रहा है। जब वी नॉट में ओमेगा एल डिवाइड हो रहा है आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। ये वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म बनेगी साइन वेव की, तो ये वेवफॉर्म होगी वी नॉट माइनस वी नॉट। एंड करंट की वेवफॉर्म की बात करें तो ये जो फेज डिफरेंस है इसमें 90 डिग्री है। ये पूरा जो अपने पास वेवफॉर्म बन रही है तो ये 2 पाई होता है, ये पाई एंड हियर पाई बाई 2। तो ये नेगेटिव में जा रहा है मीन्स करंट लेगिंग, करंट पीछे है। तो अपन ने पहले वेवफॉर्म में देखा था। तो यहाँ पे जो करंट के लिए वेवफॉर्म बनेगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर प्लस होता तो आगे से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में से पीछे से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म बन जाएगी इस टाइप से। एम्पलीट्यूड कम है तो एम्पलीट्यूड कम आ जाए यहाँ पे। तो ये तो बना अपने पास आई नॉट एंड ये माइनस आई नॉट। एंड अब इंडक्टर सर्किट के लिए फेजर डायग्राम देखें तो 2 सिग्नल्स हैं तो 2 सर्किल बनेंगे।
तो एक सर्किल तो करंट के लिए और एक सर्किल वोल्टेज के लिए। करंट लेस है वोल्टेज से एम्पलीट्यूड में, तो करंट का सर्किल तो स्मॉल बनेगा एंड वोल्टेज का सर्किल लार्ज बनेगा। तो ये करंट का सर्किल एंड वोल्टेज का सर्किल, ये सेंटर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये तो अपने पास वोल्टेज एंड करंट, रोटेटिंग फेजर एंटी क्लॉकवाइज। वोल्टेज तो सेम ही रहेगा सब में, क्योंकि ये अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो वोल्टेज के लिए ये वोल्टेज कंसिडर कर लो, वी नॉट ओमेगा टी। एंड करंट लेग कर रही है, नेगेटिव में है। अगर एंगल पॉजिटिव होता तो ध्यान देना, यहाँ पे एंगल पॉजिटिव होता तो एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं, बट एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज मूव करेंगे 90 डिग्री पे। जब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये बनेगा अपने पास वोल्टेज से 90 डिग्री, आई नॉट।